नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। पेंशन का टेंशन। और ये पेंशन का टेंशन सिर्फ कर्मचारियों को नहीं है, सरकारों को भी है। और क्यों है टेंशन ये, इस पर आज हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी जीरो है। जो नौकरी करते हैं उनको तो फिर भी पेंशन मिलती है, कम ज्यादा, और जब तक नौकरी करते हैं उनका जीवन सुरक्षित है। लेकिन जो नौकरी नहीं करते, जो खेती में है, जो मजदूरी में है, एक बड़ा हिस्सा देश का जो है वो खेती करता है या मजदूरी करता है या छोटे मोटे कोई रोजगार करता है। वो लगातार उसका जीवन जो है वो तनाव में रहता है, जब वो काम कर रहा है तब भी, और जब रिटायर हो जाता है तब तो उसके और संकट बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो अपने बच्चों के भरोसे होता है। बच्चे अगर चाहे तो साथ रखे और नहीं चाहे तो फिर क्या हो। ये चिंता सबको है, जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो उम्र पार कर गए उनकी भी, और जो युवा है उनकी भी। इसलिए देखिए कि हमारे देश में युवाओं का जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो नौकरी पाने की होता है। और नौकरी पाने में भी सबसे ज्यादा जो है, गांव से अगर आप आते हैं, गांव को अगर आप जानते हैं, तो सबसे ज्यादा लड़के जो है वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों में गारंटी है कि नौकरी आपकी स्थायी है, उसके बाद जो है आपको पेंशन भी मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले और सारा तनाव खत्म हो जाए। इसलिए छोटी छोटी नौकरियों में भी आप देखते हैं कि लाखों की भीड़ हो जाती है, वैकेंसी हजार निकलती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले लाखों आ जाते हैं, और उसमें अगर 10वीं या 12वीं पास युवकों की जरूरत होती है, उसमें आप देखिएगा कि पीएचडी किए हुए लोग भी शामिल हो जाते हैं। वो नौकरी पाने का दबाव है, और दबाव इसलिए है कि हमारे समाज में, हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं। सोशल सिक्योरिटी मतलब अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो घर कैसे चलेगा, स्वास्थ्य आपका कैसे ठीक होगा, और आप जो है अस्पतालों में जिस तरह से इलाज महंगा हुआ है, कैसे इलाज कराएंगे। आमतौर पे हम देखते हैं कि इलाज के दौरान कर्ज लेना पड़ता है। अब तो शिक्षा के लिए भी कर्ज मिलता है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप कर्ज ले लीजिए। सरकार ने इसको प्रोत्साहन भी दिया, लेकिन कर्ज लेने के बाद जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या उनकी नौकरी की गारंटी है? गारंटी नहीं। इसलिए कर्ज लेकर के जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके उन बच्चों पर और दबाव बढ़ जाता है कि नौकरी किसी भी हाल में मिले, सरकारी मिले, प्राइवेट मिले, लेकिन मिले। और जब नौकरियां नहीं मिलती है तो ऐसे बच्चों पर दबाव बढ़ता है और बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। हाल में एक आंकड़ा आया जिसमें कहा गया कि युवाओं में आत्महत्या की दर जो है बढ़ती जा रही है, 4% तक वो आत्महत्या करने लगे हैं। ये चिंता का सबब है किसी भी सभ्य समाज के लिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमारी सरकारें इसको लेकर के चिंतित है? आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही है, और सरकार जो है निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। निजीकरण यानी आप, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है आपको नौकरी देना, आप पढ़ाई कीजिए, नौकरी पाइए। और इसकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट का धंधा जो है वो बढ़ा है, एमबीए करने वालों की भीड़ बढ़ी, और कोचिंग इंस्टीट्यूट का बाजार हजारों करोड़ रुपया हो गया है। पहले कहा जाता था कि सरकारी स्कूल में कम पढ़ाई होती है, क्योंकि टीचर अच्छे नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में जाइए। प्राइवेट महंगे स्कूलों में बच्चों को भेजना शुरू किया आम लोगों ने। उसके बाद पता चला कि वहां भी पढ़ाई नहीं होती, अब कोचिंग जाइए, कोचिंग करिए। अब कोचिंग करेंगे, लेकिन कोचिंग के बाद भी क्या नौकरियां मिल रही है? तो ये चिंता का सबब है। तो आज हम इस पर बात करेंगे, और सबसे पहले लेते हैं पेंशन। पेंशन का टेंशन। और ये टेंशन सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं है, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के लिए भी ये टेंशन का सबब है, क्योंकि सरकारों की कमाई का बड़ा हिस्सा पेंशन, सैलरी और ब्याज में चला जाता है। आंकड़ों के मुताबिक सरकारों के खर्च का लगभग आधा हिस्सा अपने कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और ब्याज पर खर्च हो जाता है। बाकी आधा जो बचता है विकास और सुधार कार्यों पर खर्च होता है। हिमाचल प्रदेश, केरल और पंजाब तो ऐसे राज्य हैं जहां राजस्व का, यानी कुल कमाई का, राज्य की जो कमाई है, 70% पेंशन, वेतन और ब्याज पर खर्च हो जाता है। बाकी बचते हैं 30%। लेकिन वो भी लगातार खर्च बढ़ता जा रहा, साल दर साल खर्च बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेंशन भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, ब्याज भी बढ़ेगा। पिछले 10 सालों का ही आंकड़ा ले
तो 2014-15 में केंद्र सरकार ने 1.83 करोड़ रुपया खर्च किया था, जो कि 2023-24 में वो बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपया हो गया। इसी तरह राज्य सरकारों का खर्च 2014-15 में 1.83 लाख करोड़ था, वो 2023-24 में बढ़कर 5.22 लाख करोड़ रुपया हो गया, यानी लगभग 3 गुना। प्रतिशत में देखें तो सिर्फ पेंशन पे खर्च 12.3% बढ़ा है, जबकि सरकार की कमाई 11.3% बढ़ी है, यानी कमाई से ज्यादा खर्च। इन्हीं चिंताओं की वजह से 2004 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नए कर्मचारियों के लिए पेंशन खत्म करने का फैसला किया था और उसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस शुरू किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम में, जिसको ओपीएस कहते हैं, सरकार खुद से पेंशन का सारा बोझ उठाती थी, लेकिन एनपीएस में कहा गया कि सरकारी कर्मचारी हर महीने अपने पेंशन के लिए वेतन का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा और सरकार की तरफ से 14% अंशदान दिया जाएगा, और यही पैसा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलेगा, जो मिल रहा है जहां एनपीएस लागू है। लेकिन पेंशन नीति में बदलाव को लेकर कर्मचारी तभी से आंदोलन पर है और एनपीएस को खत्म कर ओपीएस फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकारों ने तो इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया, लेकिन कई राज्य सरकारों ने एनपीएस की जगह फिर से ओपीएस बहाल कर दिया। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान, जबकि बाकी राज्यों में एनपीएस ही लागू है। लेकिन सरकारों पर लगातार सरकारी कर्मचारी संगठनों का दबाव बना रहा कि ओपीएस लागू किया जाए, और इस बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और सत्ता जाने का खतरा सर पर आ गया, तब मोदी सरकार ने 24 अगस्त इसी महीने 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने यह तय किया कि यूपीएस लागू किया जाए, यानी यूपीएस का ऐलान किया। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें केवल आर्मी वालों को बाहर रखा गया है, लेकिन केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों को ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो नई स्कीम अपनाइए, यानी एनपीएस भी रहेगा, ओपीएस भी रहेगा, आपको जो अच्छा लगता है ले। यूपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों पैसे डालेंगे। कर्मचारी पहले की तरह हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 10% जमा करेंगे, मगर सरकार का हिस्सा 14% से बढ़कर 18.5% हो गया। इस तरह स्कीम के तहत अगर कोई कर्मचारी 25 साल या उससे अधिक साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें आखिरी साल के वेतन के औसत का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा, और अगर 25 साल से कम और 10 साल से अधिक, यानी 10 साल से 25 साल के अंदर तक अगर आपने नौकरी की है तो भी पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन की रकम कम होगी। सरकार का कहना है कि इस स्कीम से सभी कर्मचारियों को फायदा होगा, चाहे आप लंबे समय तक नौकरी करें या कम, और पेंशन की गारंटी होगी। कहा जा रहा है कि अगर 24 साल से कम करते हैं तो कम से कम 10,000 तो आपको पेंशन मिले ही मिले। जबकि कर्मचारी संगठन अब भी ओपीएस की मांग पर अड़े हैं। कांग्रेस लगातार एनपीएस की जगह ओपीएस लाने की बात कर रही है। कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, ओपीएस भी बहाल किया है, जैसा कि पहले मैंने बताया कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान ये राज्य है जहां ओपीएस है। लेकिन सवाल वही है कि कमाई से ज्यादा खर्च होगा तब राज्य या देश कैसे चलेंगे। आपको पहले बताया था कि आंकड़ों के मुताबिक सरकारों का राजस्व 11.3% की दर से बढ़ा है, जबकि पेंशन पर खर्च 12.1% की दर से, यानी खर्च और कमाई का अंतर 1% है। मतलब कमाई घट रही है और खर्च बढ़ रहा है। 1% ऐसे सोचने में लग सकता है बहुत कम है, लेकिन ये पेंशन की बात है। अगर आप इसमें वेतन और इसमें ब्याज, जो सरकार कर्ज लेती है और उस पर जो ब्याज चुकाना होता है, वो तीनों को अगर जोड़ दें तो कुछ राज्यों में पेंशन का बोझ कमाई का 20% से अधिक है। केरल पर 21%, पंजाब पे 22.5% और हिमाचल पर 26.1%। ये खाली पेंशन पर। अब अगर पेंशन के साथ वेतन और ब्याज को जोड़ें तो सरकारों के खर्च का लगभग आधा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और ब्याज पर खर्च हो जाता है। बाकी आधा जो बचता है विकास और सुधार कार्यों पर खर्च होता है। हिमाचल प्रदेश, केरल और पंजाब जैसे प्रदेशों में राजस्व का 70%
वेतन, पेंशन और ब्याज पर खर्च हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार के पास रास्ता क्या है? निजीकरण का जोर बढ़ा है, सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही है, इसका असर युवाओं पर पड़ा है, उनमें हताशा बढ़ी है और आत्महत्या का प्रतिशत भी। पिछले दिनों एक डेटा आया कि युवाओं में आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और इसकी मूल वजह है परिवार का बढ़ता खर्च और कमाई के घटते अवसर। गांव के युवाओं में पेंशन की गारंटी की वजह से ही सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण ज्यादा है, इसलिए वह किसी भी हाल में सरकारी नौकरी चाहते हैं। सरकारी नौकरियों में वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित नजर आता है, इसलिए सालों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और सरकारी वैकेंसी का इंतजार करते हैं। सरकारी नौकरी के लिए बढ़ती भीड़ सरकारों के लिए भी चिंता का सबब है और आम आदमी के लिए। सरकारी नौकरियां कम करना चाहती है और जन दबाव नौकरियां बढ़ाने का है। इसके बीच समन्वय कैसे स्थापित हो, ये सरकारों की चिंता में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सत्ता की राजनीति सबसे ऊपर है। सामाजिक सुरक्षा पर सरकारों का ध्यान नहीं दिखाई देता है। जो नौकरी नहीं करेगा वो अपने परिवार कैसे चलाएगा, एक उम्र के बाद उसका आगे का जीवन यानी बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, इस पर सरकार की चिंता नगण्य दिखाई पड़ती। लेकिन सरकार की चिंता हो या न हो, आम आदमी की चिंता तो है। इसलिए जो युवाओं में आत्महत्या का दर बढ़ रहा है वो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो राजनीति जिस तरह की हमारे देश में चल रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकारी तमाम काम, कोई काम नहीं है, कोई ठेका नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। अभी देखिए हाल में जो अभी शिवाजी की मूर्ति जो गिर गई, 3600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 3600 करोड़ रुपए 9 महीने तक नहीं चला। कितने सारे पुल गिर रहे हैं, कितने सारे जो है सड़कें टूट रही हैं, सड़कों का हाल क्या है। उसके अलावा तमाम जगहों पर जो ठेके पे काम हो रहे हैं उन सब जगहों पे भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। मोदी सरकार भले कहे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। आप याद कीजिए 2014 में क्या कहा था नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। और केवल नरेंद्र मोदी ने मुद्दा नहीं बनाया, सालों से भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। वीपी सिंह की सरकार उसी पर आई थी, बोफोर्स घोटाला पर्ची लेकर के घूमते थे, लेकिन क्या साबित हुआ उसमें? कुछ निकला नहीं। ऐसे कितने घोटाले, बीजेपी तो लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और 10 सालों में क्या ढूंढा उसने? कितने नेताओं को जेल में बंद किया? तो ये अलग समीक्षा का विषय है, अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि सरकार क्या इस चिंता में है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो कैसे सुरक्षित रहे, उनका सामाजिक जीवन कैसे सुरक्षित रहे? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य पर उसका ध्यान है? हम सुनते पढ़ते रहते हैं कि जो विकसित देश है दुनिया के, वहाँ आम आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। उनका बेसिक जीवन जो है, भोजन हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या घर हो, उनकी चिंताओं में नहीं है। ये सारी चिंताएं सरकारें लेती हैं। हमारे यहाँ की हालत क्या है? हमारे यहाँ न हमारी भोजन की चिंता सरकारों के पास, न आवास की चिंता सरकारों के पास है, न शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता सरकारों के पास। वो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो 5 किलो अनाज, वो वृद्धा पेंशन, वो विधवा पेंशन, वो फलाना पेंशन, वो फलाना पेंशन, वो सब तो है। लेकिन बावजूद इसके क्या हमारे समाज में सुरक्षा का भाव है? तो हम अपने आसपास अगर देखें तो जो नौकरी करते हैं वो भी परेशान हैं और जो नौकरी नहीं करते हैं वो भी परेशान है। और ये देश का बड़ा हिस्सा है, 90% से ज्यादातर लोग परेशान हैं, क्योंकि खर्चे बढ़े हैं, कमाई कम हुई है। ये खर्च और कमाई के बीच की खाई कैसे घटेगी और खर्च कम कैसे होगा और कमाई कैसे बढ़ेगी, ये सरकार की चिंता में शामिल होना चाहिए। क्या सरकार इस बात को अपनी चिंताओं में शामिल कर रही है? क्या सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि सोसाइटी में कैसे अवेयरनेस लेकर के आए? क्या करे कि लोगों का दबाव जो है नौकरियों के प्रति कम हो? तो शिक्षा का स्तर अगर आप देखें, साक्षर होने का जो प्रतिशत है वो 77% है। साक्षर यानी अक्षर ज्ञान। लेकिन जब स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, जिन नौकरियों के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, वो हमारे देश में बेहद कम है। कहा जाता है कि दुनिया में नौकरियों के अवसर खुले हैं, दुनिया भर में लोगों की जरूरत है जो स्किल्ड है, लेकिन हमारे देश में स्किल्ड लेबर ही नहीं है।
कि उनको वो नौकरियां मिल सके। ज्यादातर बच्चे जो है वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, किसी तरह डिग्री हासिल करते हैं और डिग्रियों का जो जाल है उसमें फंस जाते हैं और फिर नौकरी उनको नहीं मिलती। अपराध बढ़ने की वजह, आत्महत्या करने की वजह यही है। और ये हमारी चिंता में शामिल होना चाहिए था कि हम शिक्षा पर बजट कैसे बढ़ाएं, स्वास्थ्य पर कैसे बजट बढ़ाएं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार का बजट लगातार कम होता जा रहा है। शिक्षा किसी भी देश का बेस होती है। शिक्षा ही तय करती है कि देश कैसे प्रगति करे। सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थान लगातार कम किए जा रहे हैं। अब तो पिछले दिन खबर आई कि यूजीसी ग्रांट भी देना बंद कर रही है। यूजीसी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट दिया करती थी, सरकार जो है पैसे देती थी और उसके आधार पर जो है शिक्षा चलती थी। कम फीस होती थी कॉलेजों में, स्कूलों में। लेकिन सरकार का जोर है कि प्राइवेटाइजेशन वहां भी हो जाए, शिक्षा में भी प्राइवेट, स्वास्थ्य में भी प्राइवेट। तो सब जगह जब प्राइवेट होगा तो लोक कल्याण कहाँ से आएगा? लोक कल्याण नहीं होगी तो इतनी बड़ी आबादी कैसे चलेगी? और अंत में जो है क्या करते हैं लोग, आबादी को दुश्मन बता देते हैं कि बढ़ती आबादी ही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन जब दुनिया पर जब हम नजर डालते हैं तो देखते हैं कि चीन, जापान जैसे देश परेशान है। वो आबादी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चीन में भी कभी था कि आबादी कैसे कम की जाए, आबादी कैसे कम की जाए। बहुत कठोर नीतियां चीन सरकार ने अपनाई। लेकिन आज वही चीन सरकार जो है वो आबादी बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन आबादी बढ़ नहीं रही है। एक ये भी डेटा आ रहा है कि प्रजनन दर दुनिया में लगातार कम हो रहा है। बच्चे पैदा करने की क्षमता लगातार घट रही है। लेकिन सरकार इन चिंताओं से परे अभी भी उन्हीं सब बातों में लगी हुई है। आबादी अभिशाप है, बढ़ती आबादी अभिशाप है। कई बार मैं कहता हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि मोबाइल वरदान है, आदमी अभिशाप कैसे बन गया। तो मुझे लगता है कि ये जो नीतियां हैं सरकारों की वही खतरनाक है। कैसे आम आदमी को, कैसे नागरिकों को स्किल्ड करे, कैसे उसकी सुरक्षा का ध्यान दे, कैसे उसको उसको शिक्षा दे, कैसे उसको जीने लायक बनाए, जिसको अस्किल्ड लेबर कहते हैं। मैं उसको कहता हूँ जीने लायक बनाना, कि आप जीने लायक बनाइए। सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में जो है वो खेती पर थी, खेती पर आश्रित थी, गाँव में रहती थी। गाँव में आज भी आबादी रहती है, लेकिन खेती को जिस तरह से घाटे का सौदा बनाया गया, खेती पर जिस तरह से सरकार ने कम से कम ध्यान दिया, रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। किसानों का कैसे दमन किया जाए, सरकार इसी में लगी रहती है, और ये चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन सरकारें हमारी किस तरह से काम कर रही है हम देख रहे हैं। उनके अपने खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। एक मामूली, मैं देखता हूँ कि मामूली जो है नगर पार्षद जो है एक बड़ी फौज लेकर के चलता है, और राजनीति जो देश को दिशा देने वाली संस्था होनी चाहिए थी, मंच होना चाहिए था, वो राजनीति जो है भ्रष्टतम हो गया है। लगातार दिन रात जो है वो अपने सत्ता कैसे मिले इसमें लगी हुई है। और बिना राजनीति को तो दुनिया में कुछ है नहीं, देश में भी कुछ नहीं। राजनीति ही तय करती है हमारे देश की दशा और दिशा, हमारे समाज की दशा और दिशा। और वो राजनीति अगर गटर की तरफ चला जाए तो हमारा देश कहाँ जाएगा, ये हमारी चिंता में होना चाहिए। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।